नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से खबर, जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। आयोग ने राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी है जिसमें प्रदेश में 48% ओबीसी समाज है। भूपेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया नगरीय निकाय चुनाव में 35% सीट आरक्षित करने की अनुशंसा जो है वो की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर और आज यहां पर रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। कई जिलों में 80% के करीब ओबीसी आबादी है। तो आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर ये रिपोर्ट जो है वो पेश की है। सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट का यहाँ पर हवाला जो है वो दिया गया था। आयोग ने अपनी 6 अनुशंसाएं सरकार के सामने रखी हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने आरोप लगाया है कि किस आधार पर डेटा कलेक्ट किया गया। सौंपी गई रिपोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए हैं। एमपी सरकार गुमराह कर रही है। अपनी मर्जी से काला पीला करके रिपोर्ट तैयार की गई है। तो कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने सवाल उठाए हैं। यहां पर आरोप लगाया है कि किस आधार पर डेटा तैयार किया गया है, किस आधार पर यहां पर डेटा कलेक्ट किया गया है, यह उनकी तरफ से कहा गया। सौंपी गई रिपोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए हैं। तो गलत आंकड़े बताए गए हैं जो आयोग की रिपोर्ट सामने आई है उसको। मध्य प्रदेश शासन में आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित करके पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह से किया है, किस बात पर किया है, किस आधार पर किया है। क्या मतदाता सूची से उन्होंने जनसंख्या का गणना कर ली? मतदाता सूची में तो ओबीसी वर्ग के बारे में कोई उल्लेख कुछ होता नहीं है। थोड़े बहुत लोगों के नाम लिखे होते हैं, बाकी तो नहीं होते। इससे भी उन्होंने माननीय न्यायालय के साथ एक तरह से गलत आंकड़े पेश किए हैं। कोई जानकारी सही ढंग से नहीं दी गई है और बोल रहे हैं कि 35% आरक्षण दिए जा रहे हैं। 35% आरक्षण देने की बात करने वाले लोगों 27% आरक्षण दिला दीजिए। ओबीसी वर्ग के साथ आपने जो अन्याय किया है उसको ठीक करा दीजिए। भारतीय पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा कांग्रेस उसको सम्मान से स्वीकार करेगी। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अभी गरमाया हो रहा है फिर से। अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, न्यायालय का जो आदेश होगा उसका हम सम्मान करेंगे। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं राकेश का। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, आयोग की रिपोर्ट पेश की गई लेकिन आयोग की रिपोर्ट पर ही अब कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसको सम्मान पूर्वक यहां पर सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग की बात करें तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 48% बताई है। इसके साथ ही जिस कारण ये रिपोर्ट तैयार की गई है उसके लिए आयोग ने तर्क दिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 33% आरक्षण दिया जाए। और ये जो 33% आरक्षण है ये महज पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए है। ये सरकार को सिफारिश की गई है। अब इस रिपोर्ट के मायने की बात करें, कांग्रेस जरूर सवाल उठा रही है लेकिन आज सबसे अहम है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कोर्ट ने ये रिपोर्ट है तलब की है। कोर्ट ने कल ही कहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की स्थिति क्या है उसकी रिपोर्ट पेश की जाए और आयोग की रिपोर्ट सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। अब इस रिपोर्ट के मायने की बात करें तो 2 अहम मायने हैं। एक तो यह है कि मध्य प्रदेश में क्या अब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके निर्देश जारी करने जा रहा है। और यदि अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे तो सरकार जो है 33% आरक्षण की बात कर रही है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि बात करें देश में जो पूरा मामला अटका हुआ है, संविधान में 50% से अधिक आरक्षण नहीं है और मध्य प्रदेश में जो बात कही जा रही है 27% आरक्षण, अब तो 33% आरक्षण की बात कही दी गई है। तो ये आरक्षण को लागू करने को कोर्ट सहमति देता है नहीं देता है, सबसे बड़ा सवाल अब यही बना हुआ है। हालांकि हम कांग्रेस के तर्क की बात करें तो वो आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है इस सुनवाई में ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरह से है। क्या
सुप्रीम कोर्ट बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने की बात कहता है, या फिर आरक्षण लागू करने के लिए अगला कदम क्या हो उसकी बात कहता है? कहना जो है आज बड़ा ही अहम दिन है मध्य प्रदेश के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, पंचायत चुनाव के लिए, क्योंकि आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में लगी हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी का यूथ पर फोकस। बीजेपी युवा मोर्चा अभियान चलाएगा। युवा मोर्चा शुरू करेगा यूथ कनेक्ट अभियान। स्पोर्ट्स सोशल मीडिया कैंपेन का आयोजन किया जाएगा। 15 मई से 15 जून तक ये अभियान चलेगा। तो बीजेपी अब यूथ पर फोकस कर रही है। यूथ खुद अब अभियान जो है वो चलाने वाला है और ये अभियान पूरे 1 महीने तक चलने वाला है। बीजेपी युवा मोर्चा चलाएगा अभियान और साथ ही आपको ये भी बताएं कि जब ये अभियान चलाया जाएगा उसमें विशेष तौर पर जो फोकस किया जाएगा वो सोशल मीडिया पर किया जाएगा। राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, अब यूथ को साथ लेकर बीजेपी चलने वाली है। ज्यादा फायदा कह सकते हैं कि अब मिशन 2023 में बीजेपी को हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, जो पूरा फोकस है मिशन 2023 के तहत ही है और किस तरह से बीजेपी लोगों के बीच बना रहे। और जो बात कही जाती है कि सबसे युवा पार्टी बीजेपी है, यूथ के बीच पार्टी का रहना, पार्टी के पदाधिकारियों का, विधायकों का, सांसदों का, कार्यकर्ताओं का लगातार बने रहना है। तो यूथ जो जोड़ने का अभियान है ये भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुरू किया है और भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार इस बहाने जनता के बीच रहेगा। हालांकि पार्टी की ओर से तर्क यही दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के यूथ को बीजेपी से जोड़ना है। खासतौर पर इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की सौंपी गई। इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान जो चलेगा यूथ को जोड़ने के लिए, इसके तहत कई तरह के आयोजन होंगे, कई तरह के समारोह होंगे। कुल मिलाकर हम बात करें, जिस तरह से मिशन 2023 के एक्शन मोड में बीजेपी की जो पार्टी है, ऐसे में जो यूथ को जिम्मेदारी दी गई है कि उसको जो यूथ विंग है वो यूथ को कनेक्ट करे और लगातार यूथों के बीच संपर्क में रहे। बिल्कुल, और आने वाले समय में कितना इसका फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी सभी को ही साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है, कितना फायदा होगा वो देखने वाली बात होगी। राकेश, आप बने रहिए। संबल योजना हितग्राहियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, सरकार 592 करोड़ 77 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी खातों में। वहीं आपको बताएं कि सीएम शिवराज सिंगल क्लिक से राशि का ट्रांसफर करेंगे। सीएम शिवराज संबल 2 पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं पोर्टल के जरिए हितग्राहियों को SMS के जरिए जानकारी मिल सकेगी। राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, आज हितग्राहियों को सौगात मिलने वाली है संबल योजना के। कितने बजे का कार्यक्रम आज का रखा गया है? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें, संबल योजना 2 लागू कर दी गई है। इसमें कई तरह के नए प्रावधान किए गए हैं और आज की बात करें, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 27,000 से अधिक संबल योजना की जो हितग्राही हैं, जो श्रमिक हैं, उनको आज सौगात देने जा रहे हैं। कुल 592 करोड़ रुपए की राशि है इनके खातों में अंतरित की जाएगी। दरअसल ये जो राशि है वो संबल योजना के तहत जो अलग अलग योजनाएं हैं उनकी ये राशि है और जो हितग्राही हैं उनके साथ जो तमाम दुर्घटनाएं हुई हैं, उनको जिस योजना के तहत जो सहायता मिलना चाहिए, ये वो राशि है। और आज जो राशि है 592 करोड़ की एक मुश्त सिंगल क्लिक के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान 27,000 जो श्रमिक हैं उनके खातों में, जो हितग्राही उनके खातों में जो है डालेंगे। राजधानी भोपाल में बात करें तो राजधानी भोपाल में कार्यक्रम होगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान जो तमाम हितग्राही हैं उनसे संवाद भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। इंदौर दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया और कहा उन्होंने कि बढ़ती महंगाई वैश्विक चुनौती है। कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध से कमोडिटी उत्पाद के दाम बढ़े हैं। रोजगार परक है नई शिक्षा नीति। तो रोजगार परक है नई शिक्षा नीति, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है। बढ़ती महंगाई वैश्विक चुनौती है। देखिए, ये एक वैश्विक चैलेंज है। आज 2 मार विश्व की अर्थनीति झेल रहा है। कोरोना से जब दुनिया की अर्थनीति पटरी पे आ रहा था और भारत की अर्थनीति 7-8% GDP की ओर जा रहा था, उस समय में ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई विशेष करके कमोडिटी प्राइस को बड़ा करवाया है। उसकी इम्पैक्ट हमारी ऊपर भी आई है।
मध्य प्रदेश में बिजली संकट के बीच जबलपुर में मंथन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस आयोजन में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के साथ तकनीकी हानि को कम करने पर भी मंथन किया जा रहा है। कार्यशाला को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इस दौरान कर्मचारियों की क्षमता को उभारने पर चर्चा होगी, साथ ही टीम भावना के साथ काम करने पर जोर दिया जाएगा। के बारे में भी हमको जितनी आज की डेट में हमारे पास 2.5 से 3 लाख मैट्रिक टन लगभग कोयला स्टॉक में है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो मैं आज फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कोयले का कोई संकट नहीं आएगा। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हमने इसके लिए कुछ फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस भी लिया है, कुछ हमने शुरू भी किया है और ये धीरे धीरे हमारा स्मार्ट मीटर का काम बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। सिवनी में हुई मॉब लिंचिंग मामले में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और सांसद नकुल नाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर नकुल नाथ ने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की और कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी आतंकवाद पैदा कर रही है। आपको बता दें कि गौमांस की तस्करी के शक में सिवनी में 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पूरे प्रदेश में जगह जगह आतंक के स्कूल खोलकर आतंकवादी पैदा कर रही है और इस आतंकवाद फैलाकर हमारे आदिवासी भाइयों पर जुल्म ढालने के उनको डराकर पीटकर और निर्मम हत्या करके क्रूरतम मध्य प्रदेश में आगामी सरकार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में आदिवासी भाइयों को, गरीब तबके के लोगों को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है गौ हत्या के नाम पर। आज के तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ठप है। आज की तारीख में आदिवासियों पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये आदिवासियों के हितों की रक्षा की बात करते हैं और सबसे ज़्यादा जुल्म ये और अत्याचार आदिवासियों पे किया जाता है। इन पे झूठे इल्ज़ाम लगाया जाता है। मेरी सरकार से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की जांच बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। खबरों के बाद चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़वानी से आप खबर, जहां बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल का विवादित बयान सामने आया। दंगाइयों के खिलाफ हमें शस्त्र उठाने की जरूरत है, ये गजेंद्र पटेल की तरफ से कहा गया। सांसद हैं बीजेपी के, दंगाइयों के खिलाफ एकजुट होकर जवाब देंगे। ब्राह्मणों से सांसद गजेंद्र पटेल की अपील है कि सांसद ने शस्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान देने की अपील की। अभी कुछ दिन पहले खरगोन की भूमि पर हमने जो दृश्य देखा, उस दृश्य को हमने आज याद करना चाहिए कि हम ज्ञान की बात तो करते हैं, परंतु शस्त्र उठाने की आवश्यकता हमें है। और शस्त्र उठाने की बात को लेकर मैं इसलिए प्रश्न उठाता हूं कि आदरणीय रवि जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं कि खरगोन के दंगों में 4 ब्राह्मण परिवारों को भी जलाया गया। यह हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। क्या हम सिर्फ ज्ञान की बातें करेंगे? क्या हम सिर्फ व्यवहार की बात करेंगे? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बयानों को बड़े बोला जाता है और उस बयानों के बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छिंदवाड़ा के तामिया में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर मौजूद कई वाहनों को टक्कर मार दी। कार चालक महिला को रौंदता हुआ मौके से फरार हो गया। हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं कार सवार दोनों युवक डुगरिया के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।
एक स्विफ्ट कार वाले ने एक्सीडेंट करके भागा है। हम तत्काल जाके देखे तो वहाँ बस स्टैंड में एक फल फ्रूट की ठिलिया वाले को टक्कर मारा। वहाँ दो तीन मोटरसाइकिल वालों वहीं पे मारा टक्कर, तो मोटरसाइकिल भी टूट गई। अब उसके ऊपर मामला कायम करेंगे। खरगोन से खबर, जहां कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को लोगों ने लौटाया। दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का लोगों ने विरोध जताया। यहां पर विरोध जताया गया है कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का। वहीं खरगोन हिंसा को लेकर कांग्रेस ने टीम गठित की थी। जेल की पूरी ला दो। कुछ नहीं होगा। की जेल की पूरी ला दो। कुछ नहीं होगा। और अब खबर धार से, जहां नौगांव क्षेत्र में राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस की ओर से अवैध अतिक्रमण पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। दरअसल जिला प्रशासन की ओर से सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर लोगों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। हालांकि कार्रवाई के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। सड़क किनारे लोगों ने अपनी हद से बाहर आकर अतिक्रमण कर लिया था। पूर्व में यहाँ इनको नाप कर अवगत भी करा दिया गया है, कितने अतिक्रमण हटाना है, सूचना भी दे दी गई थी। इनके द्वारा नहीं हटाया गया तो आज इसको तोड़ा जा रहा है। खंडवा से अब खबर, जहां किसानों ने चक्का जाम किया। मूंदी खुटला सनावत रोड को यहां पर जाम कर दिया। उसके बाद प्रशासन पर आरोप लगाया, सिंचाई के लिए पानी न देने का आरोप लगाया गया। पानी से मिलने से जो सूख गई है मूंग की फसल, ये कहा गया है। पानी न मिलने से मूंग की जो फसल है वो सूख गई है, खराब हो गई है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं और अब इन्होंने रोड पर ही जाम लगा दिया अपनी मांगों को लेकर। NVDA का तालाब है BR1, BR2, BR3 और ये मुख्यतः रबी की फसल की सिंचाई के लिए बने हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उसमें किसानों द्वारा पंप लिए जा रहे हैं। चूँकि वो रिजर्वायर जो BR2 है उससे मूंदी नगर परिषद को जल सप्लाई होती है और वर्तमान में जल संकट को देखते हुए पेयजल हमारी प्राथमिकता है। इस दृष्टि को रखते हुए उस पर ये कार्रवाई की गई थी कि अभी इनका पानी बंद किया जाए। उज्जैन में जिला प्रशासन ने खाद्य तेल के अवैध स्टॉक को लेकर बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर फूड कंट्रोल ने इंदौर रोड स्थित डी मार्ट पर छापा मारा। इस दौरान 68 क्विंटल से ज्यादा खाद्य तेल जब्त किया गया। सरकार के निर्देश के अनुसार रिटेलर सिर्फ 30 क्विंटल खाद्य तेल को ही स्टॉक कर रख सकते हैं, लेकिन डी मार्ट में करीब 98 क्विंटल खाद्य तेल अवैध रूप से स्टॉक किया गया था। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए के खाद्य तेल को जब्त किया है। डी मार्ट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। आज 4 मई को डी मार्ट पे आज कार्रवाई के लिए टीम निरीक्षण करने आई थी कि यहाँ पे कितना स्टॉक है। ये रिटेलर व्यापारी है और इनके पास में हमें जो स्टॉक मिला है वो करीब 97.80 क्विंटल मिला है, जबकि इनका रिटेलर का लिमिट 30 क्विंटल था। तो लगभग इनके पास में 67.97 लगभग 68 क्विंटल अधिक तेल यहाँ पे मिला है, जिसको हमने अधिक माल को यहाँ पे 30 क्विंटल की सीमा को छोड़कर उसको जब्त कर लिया गया है।
रीवा में एक नेशनल चैंपियन सचिन साहू आइसक्रीम बेचने को मजबूर हैं। 4 साल की कठिन मेहनत के बाद 400 मीटर की रेस 1 मिनट 17 सेकंड में पूरी कर 20वीं नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। अब इसे परिवार के गुजर बसर के लिए कुल्फी का ठेला लगाना पड़ रहा है। इस चैंपियन के पास ना तो कोई कोच है, ना ग्राउंड और ना ही जूते, फिर भी ओलंपिक में मेडल जीतने की चाहत रखता है। अब सचिन 2024 के पेरिस ओलंपिक में जाना चाहता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार से कोई सहयोग मिल पाएगा। तो ओलंपिक में जाने की चाहत यहाँ पर रखता है, हौसला बड़ा है, लेकिन कुल्फी बेचने को मजबूर है सचिन। मेरा 400 का इवेंट था जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ 2022 में, और जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा और जिसमें मेरी टाइमिंग 1 मिनट 17 सेकंड थी। मेरा टारगेट है ओलंपिक खेलना है, क्योंकि अगर नज़र पड़ जाती किसी की तो मेरा जो सपना है अभी एशियन गेम्स है, ओलंपिक खेलना, वो मेरा टारगेट है। तो सपोर्ट मिलेगा, हेल्प होगी तो मेरा गेम और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। मैं ये आइसक्रीम का ठेला यानी 4 साल से यहाँ लगा रहा हूँ और इसी से मेरा जो डाइट वाइट का है, जो स्पोर्ट्स का आने जाने का खर्चा है, सब इसी से निकलता है। बाकी गवर्नमेंट से कोई फंडिंग, कोई सपोर्ट नहीं है। बाबा केदारनाथ के कपाट 6 महीने बाद खुल गए हैं। मंदिर कमेटी ने शुभ मुहूर्त के मुताबिक 6:25 पर विधि विधान के साथ कपाट को खोल दिया। तो जो केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की खबर है। धाम में हर हर भोले की गूंज सुनाई अब देगी, चूंकि कपाट खोल दिए गए हैं शुभ मुहूर्त पर। मंदिर के रावल ने बाबा की डोली लेकर अंदर प्रवेश करवाया, वहीं मंदिर प्रांगण को पूरी तरह फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु नियमानुसार पूजन दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले गुरुवार को ही केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कृषि मंत्री कमल पटेल का एक बार फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला। खरगोन के मुछाल परिवार में होने वाली शादी का सारा खर्च शिवराज सरकार के कृषि मंत्री और खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल उठाएंगे। कमल पटेल के पास खरगोन के मुछाल परिवार की बेटी लक्ष्मी मुछाल का वीडियो कॉल आया। इसमें बेटिया लक्ष्मी ने कहा कि 20 मई को मेरी शादी है, लेकिन हमारा सब कुछ दंगाइयों ने लूट लिया। अब मेरी शादी कैसे होगी? इस पर मंत्री कमल पटेल ने भरोसा दिलवाते कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप चिंता मत करो, आपकी शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। ये मैं तेरा बड़ा भाई हूं और पूरी शादी की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा बेटा, है ना? हमारा घर में आपके भरोसे ही बैठी हूँ। आप तो जब फोन किया है तो मेरे खाते में सिर्फ 20,000 रुपए डाले, उसके अलावा कोई मार्जिन राशि भी नहीं मेरे को मिला है। नहीं मैं करा रहा हूँ। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।